हेलो गुड इवनिंग। मैं हूं देवी सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो है ना ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है, 6th क्लास की और ज्योग्राफी की है, वही पढ़ रहे थे हम। और इसके अंतर्गत हमारा जो है 3rd चैप्टर है। क्या है? 3rd चैप्टर है। 3rd चैप्टर है। तो इसका नाम क्या है 3rd चैप्टर का? पृथ्वी की गतियां। नाम क्या है भाई? पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां, ये हमारे 3rd चैप्टर का नाम है। थोड़ा सा इसको और मोटा कर लेते हैं तो ठीक रहेगा, है ना। चलो, तो पृथ्वी की गतियां हमारा 3rd चैप्टर है। तो पृथ्वी की गतियों से पहले इसको दिख तो रहा है, चलो अब थोड़ा और दिखेगा क्योंकि हमने जो है मार्कर मोटा कर लिया है। दरअसल आज शर्ट जो है मेरी थोड़ी से जो है ना, क्या है कि कई बार हमें क्या होता है, जब हम कैमरे में होते हैं, लाइव क्लासेस पे होते हैं, तो हमें कपड़े का बहुत ध्यान रखना होता है कि हमें कैसे कपड़े पहनना है ताकि जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो ना हो। आज मेरी शर्ट से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आप देख पा रहे होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट में कोई इशू नहीं आएगा। ज्योग्राफी 3rd चैप्टर यानी ये एनसीईआरटी है और कंप्लीट इसमें से डिस्कशन है, साथ में जो सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके साथ साथ ये कंप्लीट एनसीईआरटी है, तो किसी भी एग्जाम के लिए रख लीजिए तो वहां पर हमें देखना है। दरअसल हमारा फोकस सीटेड भी है। और हम लास्ट में क्या करेंगे कि जैसे अभी मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ लेके चल रहा हूं, 4 चैप्टर हमारा हिस्ट्री हो गया है, अभी जो है ना आज तीसरा चैप्टर ज्योग्राफी है। इसी तरह जो है पॉलिटी स्टार्ट होगा और बाकी की चीजें स्टार्ट होगी। तो हमारा 3rd चैप्टर है। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि पृथ्वी की गतियां। तो भाई पृथ्वी की गति से पहले हमें समझना पड़ेगा कि पृथ्वी की जो आकृति यानी शेप ऑफ अर्थ क्या है। पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की आकृति। बहुत सारे बच्चों को लेकर के पृथ्वी की आकृति को लेकर के कंफ्यूजन रहता है कि पृथ्वी की आकृति ऐसी है, पृथ्वी की आकृति वैसी है। एक्चुअल में आज देखिए कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। देखो भाई, पृथ्वी की अपनी एक जो है विशिष्ट आकृति है और किसी अन्य वस्तु से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। यानी जो है ये पृथ्वी की अपनी जो है, ऐसा कह सकते हो कि पृथ्वी की अपनी विशिष्ट आकृति है, अपनी विशिष्ट आकृति है, विशिष्ट आकृति है। पृथ्वी की अपनी विशिष्ट आकृति है, किसी वस्तु से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। किसी वस्तु से इसकी तुलना नहीं की जा सकती, इसकी तुलना नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। किसी वस्तु से भाई इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। इसकी दरअसल जो आकृति है ये अपने आप में यूनिक है, विशिष्ट है। अब पृथ्वी जो है एक पूर्ण गोला भी नहीं है। अगर जैसे लोग कहते हैं तो आप ये कह सकते हो कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, सॉरी, जो पृथ्वी है ये ना तो एक पूर्ण गोला है, ना तो एक पूर्ण गोला है, पूर्ण गोला है, ना ही यह लट्टू के समान है, ना ही ये लट्टू के समान है, लट्टू के समान है, और ना ही नारंगी के समान है, और ना ही ये नारंगी के समान है, ना ही ये नारंगी के समान है, नारंगी के समान है। तो भाई बताओ कि ये जो है, जो पृथ्वी है तो है कैसी? अगर ना ये पूर्ण गोला है, ना ये शुद्ध तौर से नारंगी के समान है, तो ये है कैसी? और ना ही इसकी आकृति दीर्घवृत्ताकार है, ये भी ध्यान रखिएगा। ना ही, क्योंकि ये कई बार पूछा जा सकता है, ना ही इसकी आकृति दीर्घवृत्ताकार है। क्या है भाई? दीर्घवृत्ताकार है, दीर्घवृत्ताकार है। मतलब क्या है कि ना तो भाई ये पूर्ण गोला है, ना ये कोई लट्टू के समान है, और ना ही नारंगी के समान है, और ना ही इसकी आकृति दीर्घवृत्ताकार है। तो क्वेश्चन बनता है कि सर फिर इसकी आकृति है कैसी? जैसे कि मैंने पहले लिखा कि इसकी आकृति अपने आप में एक विशिष्ट आकृति है, तो भाई कुछ विशिष्ट आकृति का नाम भी तो होगा। तो जी हां है।
जो पृथ्वी की आकृति है वो लघु अक्ष गोलार्धनुमा है। प्लीज नोटिस दिस पॉइंट, यानी पृथ्वी की जो आकृति है, पृथ्वी की आकृति है कैसी भाई? लघु अक्ष गोलार्धनुमा है, गोलार्धनुमा है। तो पृथ्वी की एक्चुअल में ये आपकी आकृति है, यही पृथ्वी का शेप है, यही यानी जो शेप ऑफ द अर्थ है वो पृथ्वी की क्या है? लघु अक्ष गोलार्धनुमा है, लघु अक्ष गोलार्धनुमा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी पोल्स पर जो है चपटी है, विषुवत रेखा में बल्ज है, उभरी हुई है। तो पृथ्वी की आकृति को हम पृथुव्यानुमा भी कह सकते हैं या इसी को जियोइड कह सकते हैं, जियोइड कह सकते हैं या पृथ्वी नुमा भी कह सकते हैं, पृथ्वी नुमा, ये क्योंकि अपने आप में विशिष्ट है। तो ये दरअसल पृथ्वी की आकृति है। जब आप पृथ्वी की आकृति समझ गए तो जो आपके चैप्टर का नाम था, तो आपके चैप्टर का नाम था पृथ्वी की गतियां, तो फिर इसको आसानी से समझने में आपको आसानी रहेगी और बेहतर ढंग से समझ पाओगे। तो चलो सबसे पहले हम आते हैं और हम आपसे ही पूछते हैं कि बताओ पृथ्वी की गतियां कितनी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की कितनी गतियां हैं, तो भाई पृथ्वी की 3 प्रकार की गतियां हैं। पृथ्वी 3 प्रकार की गतियां करता है, यानी आप ये कह सकते हो कि पृथ्वी की गतियां कितनी हैं, तो जो है पृथ्वी 3 प्रकार की, यानी पृथ्वी की 3 गतियां हैं, या 3 प्रकार की गतियां करती है। पृथ्वी 3 प्रकार की गतियां करती है, गतियां करती है। आप कहोगे कि सर हम तो 2 गति सुने थे, तो तीसरी गति आप कहां से लेके आ गए? आप 2 सुने होंगे, बहुत नॉर्मल भी है, तो ये तीसरी गति कहां से आ गई? तो पृथ्वी की 3 गतियां कौन कौन सी है, जरा समझने का प्रयास करो। घूर्णन, परिक्रमण और प्रेसेशन। बताऊंगा डिटेल से। घूर्णन, परिक्रमण और प्रिसेशन। आपने तीसरी गति के बारे में सामान्य दशाओं में नहीं पढ़ा होगा, हालांकि आपकी एनसीईआरटी भी ये मेंशन नहीं करती है। तो पृथ्वी की गतियां कितनी? 3। कौन कौन सी? रोटेशन, रिवोल्यूशन एंड प्रिसेशन। घूर्णन, परिक्रमण और प्रिसेशन। तो आते हैं कि भाई घूर्णन क्या होता है, आते हैं कि घूर्णन क्या है। तो अगर हम घूर्णन पे आए तो कह सकते हैं कि पृथ्वी की अक्षीय गति को घूर्णन गति कहते हैं, यानी जो पृथ्वी की भाई अक्षीय गति होती है, पृथ्वी की अक्षीय गति को पृथ्वी की अक्षीय गति को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। कि जो अक्ष में मूवमेंट करती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अक्षीय गति क्या है? भाई पृथ्वी की जो अक्षीय गति को घूर्णन गति कहते हैं, तो अक्षीय गति क्या है? तो सबसे पहले एक, हालांकि कल की क्लास में भी बताया था, हम अभी घूर्णन पे वापस से आते हैं कि अक्ष क्या है। तो जैसे कि यहां पर आप आ जाओ, आ गए आप, और यहां पर आप देखिए, मुझे बताइए कि अक्ष क्या है। पृथ्वी के अक्ष का मतलब है ध्रुवीय व्यास से, अर्थात वह व्यास जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों को जोड़ता हो। तो भाई उत्तरी गोलार्ध ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वो व्यास जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ता हो उसी को हम अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसी को हम अक्ष कहते हैं।
या फिर पृथ्वी के अक्ष का मतलब ध्रुवीय व्यास से है। ये व्यास है ना पूरा, जो एक बिंदु से जो है व्यास क्या होता है कि पृथ्वी के किसी एक कोने से जाती हुई वो लाइन जो पृथ्वी के सेंटर से होकर गुजरे और दूसरे बिंदु तक चली जाए, वो क्या है, वो व्यास है। तो कहा जाता है कि अक्ष ही जो है, पृथ्वी के अक्ष का मतलब है ध्रुवीय व्यास, अर्थात कि वो व्यास जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों को क्या करता है, जोड़ता है। तो भाई ये नॉर्थ जो है क्या हो गया, जो ये यानी उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये नॉर्थ जो है उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया इधर से इधर को। तो अगर ये इसको जोड़ता है तो अच्छा है। तो वापस से आओ घूर्णन पे, हमें दरअसल घूर्णन के बारे में देखना है। जरा समझने का प्रयास करो, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना है, प्रॉपर सब बढ़िया चल रहा है। चलो, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर, हमेशा अपने अक्ष पर, अक्ष तो अब जान गए ना, इसी वजह से अक्ष मैंने फिर आज बताया कि ये पृथ्वी का अक्ष है, यानी ध्रुवीय व्यास को अक्ष कहते हैं, या जो है पृथ्वी के दोनों गोलार्धों को जो जोड़ने वाली लाइन है वही अक्ष है। तो पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब लट्टू के समान घूमती रहती है। किधर से, पश्चिम से पूरब। तो पश्चिम किधर हुआ भाई, ये आपका पश्चिम हुआ, पश्चिम से पूरब, पूरब ये इसका मोमेंट है। तो आप कह सकते हो कि पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब जो है लट्टू के समान क्या है, घूमती रहती है। इसी को पृथ्वी का क्या कहते हैं भाई, घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसी को पृथ्वी का क्या कह देते हैं, घूर्णन कह देते हैं, या इसी को परिभ्रमण कह देते हैं, परिभ्रमण। अब पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण अर्थात घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। और इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं, इस गति को दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक टर्म आता है भाई नक्षत्र दिवस, नक्षत्र दिवस। अब अभी इसके हम और चीजों में आएंगे, तो फिर नक्षत्र दिवस और सौर दिवस हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, नक्षत्र दिवस से पहले थोड़ा सा घूर्णन की दिशा और घूर्णन की गति को समझते हैं, फिर इसके बाद नक्षत्र हम जो है नक्षत्र दिवस पर आएंगे। घूर्णन की क्या मैंने दिशा बताया कि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब है, यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि पश्चिम से पूरब। तो घड़ी की सुई क्या है, ऐसे मूव करती है, लेकिन ये पृथ्वी की दिशा ऐसे है। तो आप कह सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज है, पृथ्वी की घूर्णन की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है। घूर्णन की गति यानी स्पीड ऑफ रोटेशन, घूर्णन की गति का मतलब क्या है कि पृथ्वी की घूर्णन गति विषुवत रेखा पर 1690 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से होती है। मतलब कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है भाई, पृथ्वी अपने इस अक्ष पर, जरा समझो, वापस से सुनो कि इस अक्ष पर क्या कर रही है, ये इसका अक्ष है और पृथ्वी इधर से इधर को घूम रही है। तो अगर घूम रही है तो कुछ ना कुछ तो गति होगी। तो जी हां, तो पृथ्वी की जो गति है ये विषुवत रेखा पर 0 डिग्री इक्वेटर पर वो 1690 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, 1690 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, 1690 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से इसकी जो क्या है गति है। कहां, विषुवत रेखा पर। मतलब आप सोचो कि 1690 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से अपने विषुवत रेखा पर जो है पृथ्वी की घूर्णन गति है। 60 डिग्री अक्षांश पर विषुवत रेखा का आधा, मतलब ये मान लो कि यहां पर 60 डिग्री अक्षांश है, 66 डिग्री आप समझो। ठीक है, तो 60 डिग्री अक्षांश पे मान लो ये 60 डिग्री अक्षांश है, चाहे इधर 60 डिग्री अक्षांश, तो यहां पर जो पृथ्वी की गति है वो इक्वेटर के ठीक आधी है, यानी 800 कितनी हो जाएगी, 45 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। तो आपको कहना चाहिए सर 45 डिग्री पे होना चाहिए, नहीं, 60 डिग्री पर इसकी गति जस्ट आधी हो जाती है, इसकी गति आधी हो जाती है, जबकि ध्रुवों पर शून्य हो जाती है।
ध्रुवों पर इसकी गति क्या है, शून्य है। अब यहां पर, अब बताइए यहां पर जब यहीं पर क्या है तो यहां पर नहीं, तो इसकी गति क्या है, जाके शून्य हो जाती है। तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि पृथ्वी की गति, कॉन्सेप्ट क्या है, पृथ्वी की गति विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर कम होती है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति कहोगे कि पृथ्वी की घूर्णन गति इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर क्या होती है, कम होती है, कम होती। घूर्णन काल अर्थात पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 घंटे में लगा देती है और इसी को सौर दिवस कहा जाता है। इसी को क्या करते हैं, सौर दिवस, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ये जो पूरा चक्कर है यहां से यहीं का पूरा पूरा 24 घंटे में लगा देती है, 24 घंटे में लगा देती है। कितने बेटा, 24 घंटे में। अब घूर्णन का प्रभाव जरा समझने का प्रयास करो कि प्रभाव क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई घूर्णन का क्या प्रभाव है, तो आप कहोगे जो घूर्णन है, घूर्णन का क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव है। तो घूर्णन के प्रभाव के चलते भाई दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं, दिन और क्या होते हैं भाई, दिन और रात होते हैं। अच्छा ये मोटा थोड़ा सा लेना चाहिए था ना। चलो देखो, घूर्णन के प्रभाव के चलते भाई क्या होता है, दिन और रात होता है, दिन और रात होता है। तो ये तो आपने घूर्णन का प्रभाव देख लिया। अब भाई पृथ्वी के घूर्णन की अधिकतम गति विषुवत रेखा पर क्यों होती है। चलो ये तो आपने जाना कि भाई मैंने बता दिया कि भाई जो पृथ्वी की जो गति है, जो घूर्णन गति है, वो विषुवत रेखा पर सबसे मैक्सिमम होती है 1690 किलोमीटर पर घंटा। तो आपको पूछना चाहिए कि सर कोई तो वजह होगी। देखो ज्योग्राफी कंप्लीटली साइंस है। अगर आप साइंस को समझ गए, साइंस समझते हैं, तो ज्योग्राफी या भूगोल बहुत बेहतर से समझेंगे। तो विषुवत रेखा पर ही पृथ्वी की गति सबसे ज्यादा क्यों है। तो आपने 6 क्लास की एनसीईआरटी साइंस में पढ़ा होगा केंद्रीय बल। केंद्रीय बल, तो केंद्रीय बल जो है एक्चुअल में विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा होता है, केंद्रीय बल सबसे ज्यादा। तो इसी वजह से पृथ्वी की जो गति, घूर्णन गति है, वो विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। एक और कारण कि गुरुत्वाकर्षण बल विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा जो विषुवत रेखा है यहां पर सबसे कम होता है। तो जब विषुवत रेखा पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ये जो है, जो पृथ्वी के जो तत्व हैं उनको कम आकर्षित करेगा, तो फ्री मूवमेंट रहेगा। तो एक ये भी कारण है कि पृथ्वी की गति विषुवत रेखा पर ज्यादा हो जाती है। अब ध्रुवों की ओर जाने पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें वृद्धि होती है। आप कहोगे कि सर बस हवा हवाई कैसे लफाजी मार रहे हो कि जो है आप कह दिए कि ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल बल है, उसमें वृद्धि होती है। हम कैसे मान लें, कोई तो वजह होगी, कोई तो कारण होगा। तो जी हां कारण है। तो कारण क्या है जरा समझने का प्रयास करो। देखो जरा थोड़ा सा सुनो कि सबसे पहले हम आते हैं, तभी ये समझ पाओगे कि बना लो आप पृथ्वी। चलो बना लिया, बाहर बच्चे खेलते हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आवाज आ रही हो, मैनेज कर लीजिएगा। कल से हम देखते हैं इनको या कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, ठीक है। जो देखो बेटा, जो ध्रुवीय व्यास है वो 714 किलोमीटर है, 12,714 किलोमीटर है, और जो विषुवतीय व्यास है वो 12,757। तो बेटा ऐसे समझो, ये हो गया विषुवतीय व्यास, ये 12,757 किलोमीटर है। और जो आपका ध्रुवीय व्यास है, ध्रुवीय व्यास, ये 12,714 किलोमीटर है। अब यहां से दो कॉन्सेप्ट डेवलप होने वाले हैं। पहला तो ये
कि आप बताओ, मैंने क्या बताया था कि पृथ्वी यहां क्या है बेटा, सपाट है, धसी हुई है, बल्ज है, और यहां पर भी बल्ज है, यहां पर बल्ज है। इससे दो कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे कि इस बल्ज होने के कारण भाई इसी वजह से कि इसका जो ध्रुवीय व्यास है वो विषुवतीय व्यास से क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि जो विषुवतीय व्यास है, पृथ्वी विषुवतीय व्यास है, पृथ्वी यहां पर उभरी हुई है, तो पृथ्वी कई क्या है, उभरी है, तो उभरी है तो ज्यादा दूरी हुई। तो यही वजह है कि 12,757 किलोमीटर। दूसरी तरफ पृथ्वी जो ये पोल्स पर है, जो ये साउथ पोल है और नॉर्थ पोल पर सपाट है, तो यहां पर धसी हुई है, तो यहां पर डिस्टेंस कम, तो यही वजह है कि इसका जो व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है। तो इसका ये तो समझ गए कि अच्छा ये पृथ्वी जो पोल्स पे क्या है, सपाट है। बहुत बढ़िया, समझ गए, ठीक है, फ्लैट है। और पोल इक्वेटर पे क्या है, ये उभरी हुई है। अब आप बताओ जरा, हम अब वापस आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पे, जो कि हमको ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल में समझाना था कि भैया गुरुत्वाकर्षण बल विषुवत रेखा पर कम और ध्रुवों पर जो है जाने पर जो है ध्रुव जो होते हैं वहां पर ज्यादा लगता है। और यह वजह भी है कि पृथ्वी के घूर्णन की गति विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है और ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती है। तो जरा देखो कि कोई मान लो कि यहां पे रख दो, आप क्या है, यहां पे रख दो चुंबक, और यहां पर रख दो लोहा, और यहां पर रख दो लोहा समान भार और समान क्वालिटी का। यहां पर भी आपने लोहा रख दिया और यहां पर, तो भाई यहां पे डिस्टेंस कम, तो बताओ ज्यादा आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली ज्यादा आकर्षित करेगा। यहां पे डिस्टेंस ज्यादा तो क्या है, कम आकर्षित करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल विषुवत रेखा पर, गुरुत्वाकर्षण बल विषुवत रेखा पर कम, विषुवत रेखा पर कम, और यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पोल पर सबसे ज्यादा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा। और यही वजह है कि भाई अगर मान लो गुरुत्वाकर्षण बल कम है तो यहां पर चीजें कम आकर्षित होंगी, तो फ्री मूवमेंट होगा, फ्री मूवमेंट होगा, और केंद्रीय बल भी लग रहा है, तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा, विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और पोल पर कम, क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा, इस वजह से। तो ये आप जो है समझ गए, और अगर आप ये समझ गए तो मुझे लगता है कि मैंने आपको काफी कुछ चीजें समझा ली हैं। यही तो है, देखो है पूरा साइंस है। अगर आप ये चीजें जान रहे हैं ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब नक्षत्र दिवस समझो। एक मध्याह्न रेखा के ऊपर, एक मध्याह्न रेखा कोई भी खींच लो, चलो ये खींच लिया, तो एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर, किसी निश्चित नक्षत्र आप ले लो, उसके उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। और इसकी अवधि 23 घंटा 56 मिनट की होती है, 23 घंटा 56 मिनट की होती है। एक टर्म होता है सौर दिवस। क्या है? सौर दिवस। सौर दिवस या सोलर डे क्या है कि जब सूर्य को गतिहीन मानकर, गतिहीन नहीं है सूर्य, कल मैंने बताया था, इसमें भी मूवमेंट है, लेकिन अभी कि सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी के द्वारा उसके परिक्रमण की गणना, पृथ्वी के द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। और इसकी गति बेटा जो है पूरे 24 घंटे की होती है। कितने? 24 घंटे की होती है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। इसके बाद हम आते हैं आगे, और आगे है हमारा परिक्रमण या रेवोल्यूशन। तो जो परिक्रमण है, जो रेवोल्यूशन है, वो है क्या? ध्यान रखना, परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर होता है। परिभ्रमण क्या था? परिभ्रमण था घूर्णन। ये आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो रोटेशन और रिवोल्यूशन ध्यान रखना, नहीं घूर्णन और परिक्रमण ध्यान रखना।
क्यों? परिभ्रमण क्या है? परिभ्रमण, परि मतलब चारों ओर, भ्रमण मतलब घूमना। जरा इसे समझो, परिभ्रमण तो अक्ष के चारों ओर घूमना, परि मतलब चारों ओर और भ्रमण घूमना, परिक्रमण। तो ये रिवोल्यूशन है। अब ये रिवोल्यूशन क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और इसी को हम परिक्रमण कहते हैं, इसी को हम परिक्रमण कहते हैं। घूर्णन के मार्ग को कक्ष कहा जाता है, जो घूमने का मार्ग है जहां पे घूमती है उसको कक्ष कहते हैं। और पृथ्वी का जो कक्ष है वो जो है पैराबोलिक या दीर्घ वृत्ताकार होता है। और यही कारण है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी में परिवर्तन होता रहता है। कहोगे कि सर वैसी चित्र बना के बताओ, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। तो चलो थोड़ा सा मजा देखो, यहां पर आ जाओ, और यहां पर आप ये चित्र देख पा रहे होंगे। चित्र थोड़ा सा हमें मोटे पेन से बनाना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। यहां पर जरा देखो कि ये आपका भाई सूर्य है, सन है, ये सन है, ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, और ये आपकी अर्थ है। तो भाई जो है, जो ये पृथ्वी जिस पाथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है, ये जो पाथ है, ये ऑर्बिट है, ये दीर्घ वृत्ताकार है। प्लीज नोटिस दिस पॉइंट। ये क्या है? ये ऑर्बिट दीर्घ वृत्ताकार है, ये ऑर्बिट दीर्घ वृत्ताकार है, वही यहां पर बताया जा रहा है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और इसी को परिक्रमण कहते हैं। और घूर्णन के मार्ग को, जो घूमने का ये मार्ग है, ये जो कक्षा है, यही ऑर्बिट है। अब पृथ्वी का ये जो ऑर्बिट है ये दीर्घ वृत्ताकार है। प्लीज नोटिस दिस पॉइंट। और यही वजह है कि सूर्य जो है और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है ये परिवर्तित होगा। क्यों? क्योंकि खुद सोचो ना कि यहां बेटा डिस्टेंस ज्यादा होगा, यहां कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पाथ है वो दीर्घ वृत्ताकार है। तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी ये चेंज होती रहेगी, बदलती रहेगी, चेंज होती रहेगी, बदलती रहेगी। ठीक है, समझ गए? अब परिक्रमण की दशा क्या है? दिशा। तो परिक्रमण की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि घूर्णन में था तो इधर से, मतलब इधर से मूवमेंट है इसका, पश्चिम से यानी वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व। केवल दो ग्रह, जो कि बताया था मैंने पहली क्लास में, एक शुक्र और वरुण, इनकी घूर्णन और परिक्रमण की दिशा में अंतर होता है। इनकी घूर्णन और परिक्रमण की दिशा में क्या होता है भाई? अंतर होता है। ठीक है, ये आप जान गए। आगे आते हैं कि जो है थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म पे आते हैं, और फिर मैं आपको इस चीज को जो यहां पर मेंशन है बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। देखो, जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, तो जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक है तब परिक्रमण गति अधिकतम, मतलब सूर्य के नजदीक है, आकर्षित कर रहा है तो तेजी से घूम रही है, तो परिक्रमण गति अधिकतम होती है। जब दूर होती है तो कम होती है, तब कम होती है परिक्रमण की गति जो है कम। मतलब कि जब सूर्य से मान लो पृथ्वी नजदीक है तो परिक्रमण की गति क्या हो जाएगी? मैक्स हो जाएगी। लेकिन जब डिस्टेंस ज्यादा है सूर्य और पृथ्वी का, मान लो इधर डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहां पे जो गति है जो है परिक्रमण की, वो गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर मान लो यहां पे डिस्टेंस कम है तो गति क्या हो जाएगी? गति ज्यादा हो जाएगी, गति ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, मतलब सूर्य और पृथ्वी, इसके बीच की जो औसत दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर, मतलब इसका एवरेज जो डिस्टेंस है भाई, ये मान लो अर्थ है और ये सन है, तो एवरेज डिस्टेंस आपका 15 करोड़ किलोमीटर है। इतनी दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की ये जो है औसत परिक्रमण गति क्या है? 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब आप सोचो कि ये जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर जो लगाती है, ये 29.8 किलोमीटर
पर सेकंड की रफ्तार से सूर्य का चक्कर लगाती है, कितनी स्पीड होगी कि 1 सेकंड में, मतलब हम सेकंड कहने में ये 29.8 किलोमीटर घूम गई। कितना इसका, कितनी स्पीड है इसमें जो सूर्य का चक्कर लगा रही है, कितना स्पीड है आप सोचो। परिक्रमण में जो टोटल टाइम लगता है, जो समय लगता है बेटा, वो पृथ्वी का जो अक्ष निर्धारित नहीं है। देखो तो पृथ्वी में जो समय लगता है, परिक्रमण में जो टाइम लगता है, वो 365 दिन 6 घंटे लगता है। मतलब सूर्य का एक चक्कर लगाने में आप कह सकते हो कि परिक्रमण में जो समय लगता है, परिक्रमण में जो समय लगता है वो 365 दिन 6 आवर। अब एक यहां पे कुछ चीज बताने वाला हूं। 365 दिन लगता है 6 घंटे, यही 6 घंटे जुड़ करके, 6 घंटे जुड़ करके 4 साल में ये पूरा हो जाएगा। कितना? 24 घंटे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 24 घंटे हो जाएगा। 24 घंटे मतलब एक दिन, एक दिन, एक दिन मतलब 365 और एक 66, 366। मतलब जो फरवरी है, फरवरी है वो कितने दिन की? वो 29 दिन की, मतलब लीप ईयर, मतलब लीप ईयर। ये समझे आप? तो ये 6 घंटे जाके तब 29 दिन की फरवरी होती है। और नहीं, फरवरी सामान्यतः 4 साल में तो 29 दिन की होती है ना, लीप ईयर 4 साल में आता है। तो भाई 6 घंटे जुड़ के जब ये एक दिन हो जाता है तो 366 दिन। अब पृथ्वी का अक्ष निर्धारित नहीं है तो ये हमेशा बदलता रहता है। अक्ष निर्धारित नहीं है जो 1 लाख वर्ष बाद पुनः अपने आप को दोहराता है। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। आगे देखो, परिक्रमण का प्रभाव क्या है कि भाई जो परिक्रमण है इसका कुछ तो प्रभाव होगा। तो क्या प्रभाव है अभी हम आएंगे, लेकिन पहले प्रभाव सुन लो, फिर आगे हम बात करेंगे। क्योंकि पृथ्वी झुके हुए अक्ष पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। देखो ये इसका अक्ष लगातार झुका हुआ है और झुके हुए अक्ष पर ये जो है चक्कर लगा रही है सूर्य का। देख लो झुके हुए अक्ष पर। अब पृथ्वी जब झुके हुए अक्ष पर सूर्य का चक्कर लगा रही है तो इसके कारण दिन और रात की लंबाई में, जो दिन और रात हैं, तो उनकी लंबाई में स्थानिक और समयिक परिवर्तन होता है। अच्छा झुका है तो उनकी लंबाई में स्थानिक यानी स्थान के हिसाब से, समय के हिसाब से परिवर्तन होता है। इसके अलावा ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। इसके अलावा ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। अब विषुवत रेखा पर सालों भर दिन और रात की लंबाई समान रहती है। मैं डिटेल में समझाऊंगा, पहले सुनो। विषुवत रेखा जो इक्वेटर है, इक्वेटर क्या है? ये आपका मान लो कि इसका कलर थोड़ा सा, इसको मोटा भी करते हैं, कलर ब्लैक करते हैं। ये विषुवत रेखा है पृथ्वी की। तो यहां पर ये सालों भर यहां पर दिन और रात बेटा हमेशा और हमेशा बराबर होते हैं। दिन और रात की लंबाई समान रहती है। पृथ्वी काफी तीव्र गति से घूर्णन और परिक्रमण कर रही है। तो आपका क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर इतनी स्पीड से घूम रही है कि अगर इक्वेटर में घूर्णन है 1690 किलोमीटर पर घंटा और सूर्य का जो परिक्रमण है वो 29.8 किलोमीटर पर सेकंड, तो सर ये बताओ कि हमको फील काहे नहीं होता कि पृथ्वी घूम रही है? हम हिलते डुलते क्यों नहीं है? क्वेश्चन बनना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का पूछते भी हैं जब बच्चे छोटे, क्यूरियोसिटी होती है। क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। भाई जो पृथ्वी है इसके ऊपर जो वायुमंडल है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते, गुरुत्वाकर्षण के चलते जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो जब वायुमंडल भी जुड़ा हुआ है तो वो भी क्या है? गतिशील है। और जब वो भी गतिशील है तो इसके कारण वायुमंडल के संदर्भ में पृथ्वी की जो सापेक्ष गति है वो हो गई 0। और जब पृथ्वी की सापेक्ष गति हो गई 0 तो ये गति प्रतीत ही नहीं होती है।
आप कहोगे कि सर समझ नहीं आया है, कोई बात नहीं, मैं समझाने का प्रयास करता हूं दूसरे ढंग से। आप जो है, एक ट्रेन है भाई, ये ट्रेन छुक छुक चलती है, इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, जरा समझना। और यहीं पर मान लो कि एक दूसरी जो है बस है और इसकी भी स्पीड है 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। तो जब ये दोनों 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जाएंगी, तो अगर इस बिंदु पर पहुंचना है तो यहां पे बैठे हुए व्यक्तियों को ये फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो सापेक्ष गति है, सापेक्ष गति है बेटा, वो क्या है? शून्य है, शून्य है। तो इस वजह से इनको फील ही नहीं होगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। या एक और उदाहरण समझो जरा कि भैया देखो, इस वजह से हमें पता नहीं चलता, ये पता होना चाहिए आपको कि ये है आपकी पृथ्वी। अब पृथ्वी पे यहां पे जो है ना, आप हो, मान लो कि रामलाल बैठे हैं यहां पर पृथ्वी पे, और ये पृथ्वी का जो पूरा जो है वायुमंडल है चारों तरफ, मान लो चारों तरफ वायुमंडल है, और ये गुरुत्वाकर्षण बल के चलते क्या है? बंधा हुआ है। तो जिस स्पीड से, मान लो इधर से पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, तो जिस स्पीड से पृथ्वी जो है मूव कर रही है, उसी स्पीड से भाई जो आपका जो ये वायुमंडल है घूम रहा है। तो आप खुद सोचो कि आप जो है, अगर ऐसा सोचोगे तो इसकी सापेक्ष गति हो गई 0, क्योंकि वो भी उसी स्पीड से घूम रहा है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि दरअसल पृथ्वी घूम रही है, और यही वजह है आपको पता नहीं चलती। जैसे बहुत सारे बच्चे क्यूरियस होते हैं, पूछते हैं कि सर आप कह रहे हो कि पृथ्वी घूम रही है, तो हमारा दरवाजा उत्तर की तरफ था, तो पश्चिम की तरफ क्यों नहीं हो जाता? या हमारा दरवाजा पश्चिम की तरफ था, तो पूर्व की तरफ क्यों नहीं हो जाता? क्यों बेटा? इसलिए क्योंकि जो आप जिसके सापेक्ष में यह प्रयास करते हो देखने का कि यह मूव कर रही है, तो वो भी तो उसी ही स्पीड से मूव कर रही है। तो आप खुद सोचो कि आप ऐसे हो, ऐसे, ये मान लो ये पृथ्वी है और ये आप कोई भी वस्तु है, और दोनों की स्पीड उतनी ही है। तो जैसे यहां पर आप बैठे हो, तो जितनी स्पीड से आपका ये वाला हाथ जाएगा, उतनी स्पीड से इधर भी आएगा। तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप उसी के संदर्भ में देख रहे हो ना। और यही वजह है कि आपका दरवाजा आपको फील नहीं होता कि भाई ये घूम रहा है। क्यों? क्योंकि जो आप जिसके प्रति देख रहे हो, ये सापेक्ष गति है 0, तो इस वजह से ऐसा प्रतीत नहीं होता है। मैं ये मान के चलता हूं, ये चीज समझ गए होंगे आप, ये चीज समझ गए होंगे। अब ये चीज जो है, अब देखो बच्चे तो हो नहीं है, सापेक्ष गति समझते हो कि कंपैरेटिव अकाउंट करोगे, अब तुलनात्मक गति, कि भाई जितनी स्पीड से, आप ऐसे समझो कि अगर वायुमंडल ये पूरा पृथ्वी के साथ ही मूव कर रहा है, क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है, तो उसके चलते ये जुड़ा हुआ है, तो उसी स्पीड से। अब आप कोई चीज देख रहे हो बाहर, तो भाई किसके संदर्भ में देख रहे हो कि वो भी तो उसी स्पीड से घूम रहा है। तो भाई जब वो उसी स्पीड से, आपका मुंह उसकी तरफ था और आप अभी भी वैसा ही है, क्यों? क्योंकि वो उसी स्पीड से घूम रहा है, आपको फील ही नहीं हो रहा है, क्योंकि सापेक्ष गति है 0। और यही वजह है कि पृथ्वी में मूवमेंट होने के बाद भी आपको फील नहीं होता, या आपका दरवाजा पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब नहीं होता, पश्चिम से पूरब नहीं होता। बहुत शानदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे आते हैं, एक गति मैंने बताई थी आपको, प्रिसेशन। क्या बताई थी? प्रिसेशन। अब तीसरी गति बताई थी, तो सुन लो प्रिसेशन भी। देखो, एक घूर्णन करते हुए लट्टू के समान पृथ्वी का अक्ष शंक्वाकार आकृति में, शंक्वाकार कौन समझ रहे हो ना, तो शंक्वाकार आकृति में गतिशील है। वापस से सुनो, एक घूर्णन करते हुए लट्टू के समान पृथ्वी का जो अक्ष है वो शंक्वाकार आकृति में गतिशील है, और इसी को हम प्रिसेशन कहते हैं, इसी को हम प्रिसेशन कहते हैं। पृथ्वी एक प्रिसेशन को पूरा करने में करीब बेटा 26,000 साल का समय लेती है, एक प्रिसेशन पूरा होता है। और इस गति से जलवायु में परिवर्तन बहुत न्यूनतम होते हैं, बहुत माइनर होते हैं। मतलब जो है परिवर्तन बहुत क्या होते हैं भाई? बहुत माइनर होते हैं। चलो ठीक है, वापस से आओ
इस वाले इसमें, और यहां पर मैंने बताया था कि जहां पर दूरी निम्नतम, मान लो पृथ्वी से सूर्य की दूरी यहां पर क्या है, कम है। जरा समझो कि पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है, ये मान लो ये सन है, ये पृथ्वी, तो पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है ये क्या है, न्यूनतम। तो इसी को हम उपसौर या पेरिहीलियन कहते हैं। इसी को हम उपसौर या पेरिहीलियन, ये दशा क्या है, उपसौर, उपसौर या पेरिहीलियन। जहां दूरी सबसे ज्यादा तो ये अपसौर या एपीहीलियन, अपसौर या एपीहीलियन है। तो ये भी आप जान गए। एक बात और, उपसौर का मतलब, पेरिहीलियन का मतलब कि जब पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है तो यह दशा उपसौर की है। तो ऐसा साल का कौन सा दिन है जो सबसे पास पृथ्वी और सूर्य हो, तो वो दिन है 3 जनवरी का। मतलब जो 3 जनवरी का दिन है तो पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है वो सबसे कम, न्यूनतम होती है। सबसे कम भाई न्यूनतम होती है। अपसौर क्या है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी हो वो दशा अपसौर कहलाती है। वो दशा क्या कहलाती है, वो दशा अपसौर कहलाती है। और यह स्थिति कब बनेगी, 4 जुलाई को। तो आपसे पूछा जा सकता है 3 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक, मतलब पेरिहीलियन। 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी सबसे दूर, मतलब एपीहीलियन। एपीहीलियन। एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है ना, यही आपकी एवरेज डिस्टेंस है। अब आते हैं, एक क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों का पूछा जाता है, पूछ लेते हैं कि सर ये बताओ कि दिन और रात क्यों छोटे बड़े होते हैं। दिन रात का छोटा बड़ा होना क्या है भाई, कोई तो रीजन होगा कि आप कहते हैं, कई बार सुना होगा कि भैया दिन बड़ा हो रहा है, कभी सुने होंगे कि रात बड़ी हो रही है। तो क्या वजह है कि दिन और रात बड़े हो रहे। तो उसकी वजह यह है कि भैया यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी नहीं होती, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी नहीं होती तो हर जगह दिन और रात बराबर होते। कैसे, जरा ऐसे समझो, मान लो ऐसे समझो कि पृथ्वी है और इधर जो है सूर्य है, और अगर यह झुकी नहीं होती तो झुकी ना होने के चलते इसके दिन और रात क्या होते भाई, हर जगह बराबर होते। यदि इस प्रकार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करती, जो परिक्रमा करती है सूर्य की, पृथ्वी परिक्रमा करती ना, परिक्रमण करती है, तो अगर सूर्य, मान लो कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करती तो एक गोलार्ध में हमेशा दिन रहता और एक गोलार्ध में हमेशा रात होती। मतलब इसका मतलब यह कि मान लो पृथ्वी अगर ना परिक्रमा करे, तो अगर पृथ्वी परिक्रमा ना करे तो जिस साइड वाला, मान लो ऐसा है, तो जिस साइड सूर्य की किरणें मिलती हैं उधर हमेशा दिन, और जिस साइड भाई जो है सूर्य की किरणें नहीं मिलती हैं उधर हमेशा रात। तो अगर हमेशा जिधर दिन होगा, आप जरा समझना कि अगर इधर साइड मान लो हमेशा दिन होगा, तो अगर हमेशा दिन होगा तो सूर्य की किरणें ज्यादा, भाई सूर्य की किरणें ज्यादा, और जब सूर्य की किरणें ज्यादा तो इसका मतलब वहां गर्मी ज्यादा। अगर मान लो जिधर रोशनी ही ना जाती तो सूर्य की किरणें कम, सूर्य की किरणें मतलब वहां हमेशा रात, रात मतलब हमेशा बर्फ पड़ी रहती। तो इन दोनों दशाओं में जीवन संभव नहीं था, इन दोनों दशाओं में जीवन संभव नहीं था। देखो विषुवतीय रेखी भाग को अगर छोड़ दें तो विश्व के अन्य सभी भागों में अलग अलग ऋतुओं में दिन रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। वापस से फिर आ जाओ, अगर हम कह दें कि इक्वेटर वाले इस पोर्शन को अगर छोड़ दो, इधर ये इक्वेटर को छोड़ दो, तो अगर आप इक्वेटर को छोड़ देते हो तो यहां पर क्या है कि एक गोलार्ध में दिन, और दिन जो है सदा ही बड़े,
मान लो इक्वेटर वाला जो भाग छोड़ दो, तो विश्व के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। दिन रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसे जो प्रकाश वृत्त है ना, हमेशा दो बराबर भागों में बांटता है, जो प्रकाश वृत्त है। और विषुवत रेखा का आधा भाग जो है प्रकाश प्राप्त करता है और आधा नहीं प्राप्त करता है। तो ये आपने देख लिया। यहां पर एक और जो है चित्र बना होना चाहिए मेरी समझ से। चलो पीछे आते हैं, आपसे रूबरू करवाते हैं। चलो अभी प्रदीप्त वृत्त पे भी आते हैं। हाँ, ये भी हो गया है। यहां पर जरा देखने का प्रयास करो, इस पे यहां पर समझने का प्रयास करो कि एक्चुअल में क्या कंडीशन है, क्या दशाएं हैं। देखो भाई, बड़ा सिंपल है कि अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखोगे कि जो 21 मार्च है, 23 दिसंबर है, 21 जून है या 23 सितंबर है, यहां पर एक पर्टिकुलरली एक डेट और टाइम का, यानी पृथ्वी पर जो दिन और रात की स्थिति है वो चेंज होती रहती है। तो आप कहोगे कि सर कैसे चेंज होती रहती है, वो जरा बताओ। देखो भैया, 21 मार्च और 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटा या उससे अधिक समय तक प्राप्त होता है। वापस से सुनो, 21 मार्च, आज क्या है? 21 मार्च ही, 21 मार्च है ना, और 23 सितंबर की अवधि में जो उत्तरी गोलार्ध है तो सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या उससे अधिक समय तक प्राप्त होता है। तो यहां दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ोगे तो दिन की अवधि बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ोगे तो दिन की अवधि बढ़ती जाएगी। और उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की हो जाएगी। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में, वापस सुनो, 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में अगर है तो वहां पर 12 घंटे या उससे अधिक तक जो है सूरज की रोशनी मिलेगी। और दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या उससे अधिक का समय तक सूर्य रहेगा या ऊष्मा प्राप्त होगी। अब जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो दिन की अवधि भी क्या होगी भाई? बढ़ेगी। और दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण से 6 महीने का दिन हो जाएगा। और इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। यही वजह होती है। नहीं समझ पाए ना, कोई बात नहीं, वापस से देखो। जल्दी से आ जाओ 21 मार्च। और यहां पर हम यहां पर आते हैं। पहले एक जो नया हमने चित्र बनाया था, इस चित्र में काफी कुछ लीपा पोती हो गई है। खैर चलो यहां पे आ जाओ। आप देखो ये 21 मार्च हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध में, अब ये आपका क्या है भाई? उत्तरी गोलार्ध है, जरा समझना। तो 21 मार्च को मैंने बताया कि भाई जो उत्तरी गोलार्ध है तो 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में, जैसे भाई आप मार्च है, फिर मार्च के बाद जैसे बढ़ोगे तो 23 सितंबर तक की अवधि, 23 सितंबर यहां तक, मतलब जब ये है यहां से यहां तक, तो इस अवधि में जो उत्तरी गोलार्ध है, क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में देखोगे तो जो दिन होते हैं वो अधिक होंगे, बड़े होंगे। उसके पीछे का रीजन मैंने बताया।
इसके बाद 23 सितंबर से अगेन 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर जो है जब आप 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में होंगे तो मैंने यहां पर बताया दिन बढ़ते चले जाएंगे, और जो ध्रुवों पर यहां पर जो है 6 महीने का दिन हो जाएगा, और साउथ में जो दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी पोल पर, क्योंकि यहां पर लाइट ही नहीं आएगी, और जब यहां पर लाइट ही नहीं आएगी तो यहां 6 महीने की क्या हो जाएगी भाई, रात हो जाएगी। आप देखो ना, बड़ा सिंपल है, जरा समझने का प्रयास करो। ये भाई सूर्य है और सूर्य की रोशनी मान लो 21 मार्च की दशा है, तो ये 21 मार्च की दशा में आप देखोगे तो ये सूर्य की रोशनी पड़ रही है। जैसे जैसे अब दिन बड़े होते जाएंगे और अब जैसे जैसे ये इधर को आएगा तो इधर आप जाइए, देखिए तो ये आपका साउथ पोल है, तो साउथ पोल अब जो है ये आपका क्या है, ये आपका प्रदीप्त वृत्त है, मतलब इसका कि सूर्य की रोशनी यहां पर मिल रही है। तो सूर्य की रोशनी अगर यहां पर मिल रही है तो यहां पर नहीं आ रही है, और अगर जब सूर्य की रोशनी यहां पर नहीं आ रही है, जरा समझो, तो ऑब्वियस है कि यहां पर ठंड होगी। अब यहां से यहां तक यहां पर भी अभी नहीं आ रही है, और यहां पर जैसे जैसे जो है पृथ्वी इधर आगे बढ़ेगा तो साउथ में जो साउथ वाला है, जो पृथ्वी का जो सदर्न पोल है, जो आप दक्षिणी गोलार्ध कह लो, यहां पर रोशनी कम मिलती है, और यहां पर जो स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर जो दक्षिणी गोलार्ध में रात 6 महीने की, और भाई जो पोल में उत्तरी गोलार्ध में दिन 6 महीने का। क्यों? क्योंकि वो जो हमेशा किसमें बना रहता है, वहां पर झुकाव के चलते पृथ्वी के हमेशा रोशनी प्राप्त होती रहती है। तो रोशनी हमेशा प्राप्त होने के चलते भाई रोशनी प्रॉपर प्राप्त हो रही है तो दिन 6 महीने का, क्योंकि डूबेगा ही नहीं। तो ये है, आप ऐसे समझो कि वहां पर जो है, क्योंकि देखो पोल है ना, सॉरी पोल है, तो वहां पर जो है रोशनी मिल ही रही है, झुकाव है ना पृथ्वी का 23.5 डिग्री का, तो वहां पर हमेशा रोशनी मिल रही है, तो 6 महीने का दिन। अब जैसे जैसे 6 महीने गुजर जाएंगे तो अब डायरेक्शन चेंज होगा, तो जो साउथ पोल है, साउथ पोल की ओर रोशनी मिलेगी, और नॉर्थ पोल क्या है, उसमें डार्क में जाने लगेगा, तो डार्क में जाएगा तो अंधेरा रहेगा। तो साउथ पोल तक 6 महीने तक जो है साउथ पोल में उजाला रहेगा, मतलब जो रोशनी पहुंचेगी, तो 6 महीने का यहां पर दिन होगा। ये कब से कब, ये 23 सितंबर से 21 मार्च, तो मतलब ये इधर से जब इधर को जाएंगे, इधर को जाएंगे, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब पृथ्वी न केवल अपने अक्ष पर घूमती है, यह सूर्य की परिक्रमा भी करती है, तो पृथ्वी की सूर्य की सापेक्ष स्थितियां जो है बेटा बदलती रहेंगी। और जब सूर्य के सापेक्ष बेटा स्थितियां बदलती रहेंगी तो पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आएंगी। परिक्रमण में पृथ्वी के 4 अवस्थाएं आएंगी, और इन अवस्थाओं में परिवर्तन से बेटा ऋतुओं में परिवर्तन होगा। मतलब ये जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं से क्या है, ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ऋतु परिवर्तन चक्र का मतलब क्या है, कैसे होगा, देखो देखो यहां पर जरा वापस से जरा देखने का प्रयास करो कि जब मान लो 22 दिसंबर की बात है, तो जरा इस पे आप देखो यहां पर जरा ध्यान से कि ये आपका ये क्या है, साउथ पोल है कि नहीं है, और ये आपका नॉर्थ पोल है। दिख रहा है कि भाई साउथ पोल और नॉर्थ पोल, बहुत बढ़िया। ये बताओ ये सूर्य है, तो सूर्य की रोशनी कहां प्रॉपर पड़ रही है, भाई सूर्य की रोशनी देखो ना कि भाई ये है आपका, तो साउथ पोल जो है, ये साउथ पोल हो गया। अब ये ऐसे मान लो ये गोलार्ध है, ऐसे होता है, ठीक है ना, तो यहां पर जरा देखो कि यहां पर रोशनी प्रॉपर मिल रही है, और लेकिन यहां पर अब रोशनी नहीं जा रही है, यहां पर रोशनी नहीं जा रही है। हमारी दिशा कहां है, हम कहां पर बैठे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, भाई उत्तरी गोलार्ध में है ना। अब 22 दिसंबर में जरा समझो, दिसंबर में हमारे यहां कितनी गर्मी है, वो कितनी ठंडी है, क्यों, क्योंकि सूर्य की रोशनी ही नहीं पहुंच पा रही है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पा रही। पर आप देखोगे कि यहां पर जो सदर्न हेमिस्फीयर है, जो सदर्न यानी दक्षिणी जो है क्या है, गोलार्ध है, यहां पर जो है सूर्य की रोशनी मिल रही है, तो यहां गर्मी होगी, यहां ग्रीष्म ऋतु होगी, यहां क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी 22 दिसंबर को, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी।
शीत ऋतु। क्यों शीत ऋतु? मैंने बताया कि भाई नॉर्थ पोल की तरफ क्या है, रोशनी ही नहीं जा रही है। तो नॉर्थ पोल की तरफ रोशनी नहीं जा रही है तो ऑब्वियस, जब ऊष्मा नहीं जा रही है तो ठंडक तो होगी ही होगी। और यही वजह है कि हमारा जब लोकेशन आप देखोगे पृथ्वी में, तो भाई मान लो तो पृथ्वी में हमारा लोकेशन जो है कुछ यहां पर है, तो यहां पर नॉर्थ पोल में तो हमें जो है ऊष्मा बहुत कम मिलती है। और यही वजह है कि 22 दिसंबर के आसपास हमारे यहां कितनी ठंडी होती है। आप समझ गए होंगे, प्यारी समझ गई। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ोगे तो यहां पर जो है आप देखो कि 21 मार्च का जो, जैसे अभी क्या है, मार्च है, तो 21 मार्च यहां पर आप देखोगे कि बसंत ऋतु, बसंती चल रही है, तो बसंत ऋतु है। नॉर्थ पोल पे, हम नॉर्थ में है ना, तो नॉर्थ पोल पे बसंती है। साउथ पोल पे शरद ऋतु है। यहां पर आप देखोगे जो सदर्न पोल पे, सॉरी जो सदर्न हेमिस्फीयर है, हाँ, तो सदर्न हेमिस्फीयर पे जो भी देश होंगे वहां क्या होगी, वहां पर शरद ऋतु होगी, वहां पर शरद ऋतु होगी। बहुत बढ़िया। फिर धीरे धीरे, क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व परिक्रमण कर रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है, तो धीरे धीरे आ जाएगी दशा 21 जून की। अब जरा देखो 21 जून आ रहा है, जून में कितनी गर्मी पड़ती है। अब भाई जो है हमारा, हम कहां हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। 21 जून की बात है। अब हमारी दशा, भाई हमारी जो लोकेशन है भारत की, वो कर्क रेखा 20 से होकर गुजरती है। कर्क रेखा तो 20 से, उत्तरी गोलार्ध वाली, भाई कर्क रेखा तो उत्तरी गोलार्ध में ही है ना, कर्क रेखा भारत से 20 से गुजरती है। तो बेटा 21 जून में कितनी गर्मी पड़ती है, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी, इस समय गर्मी हो जाएगी भयंकर। क्यों? सूर्य की रोशनी आप देखो ना, ये आपका नॉर्थ पोल था भाई, नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल था, ये देख पा रहे हो ना। अच्छा, ये आपका नॉर्थ पोल है। अब बताओ सूर्य की रोशनी ये वाले है, ये आपका, तो यहां पे सारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहां पे मिल रहा है। तो बताओ यहां पे एकदम बहुत गर्मी होगी नॉर्थ पोल पे, गर्मी की नहीं होगी। अब वहीं साउथ पे चले जाओ, जो मतलब सदर्न हेमिस्फीयर पे, वहां पे ठंडी होगी। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। ऑस्ट्रेलिया में देखो इस समय ठंडी होती है, ठंडक। बहुत बढ़िया। इसके बाद आएगी आगे कंडीशन। अब यहां पर आते हैं 23 सितंबर, 23 सितंबर, 23 सितंबर में नॉर्थ में आप चले जाओगे, नॉर्थ में तो शरद ऋतु होती है, बरसात वगैरह होती है, शरद ऋतु। और आप साउथ में जाओगे तो यहां पर सितंबर में बसंती की हवाएं चल रही होंगी, बसंत ऋतु होगी, बसंत ऋतु होगी। अब आप देखोगे कि यहां पर जो सदर्न पोल है, जो नॉर्दर्न पोल है, यहां पर अगर आप देखने का प्रयास करोगे तो जो कर्क और विषुवत जो रेखा है, और जो इधर आप जो है यहां पर जो सूर्य की रोशनी है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि इक्वेटर पे तो बराबर पड़ेगी भाई। यहां पर जो है 21 और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे ही होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, होता ही होता है। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि जो गर्मी बहुत ज्यादा नहीं होगी और बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होगी। जैसे कि मैंने बताया था कि 21 मार्च को आज का दिन और आज की रात बराबर होगी, इसी तरह 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये चीज समझ गए होंगे। देखो 21 जून की स्थिति, इस समय सूर्य कर्क रेखा पर मिलेगा, जरा समझ लो, एक बार वापस से समझाता हूं। 21 जून है, मान लो, कौन सी कंडीशन है यहां पर, तो सूर्य जो है कहां पर, कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है। इस कंडीशन को समर सोलिस्टिस या ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं। अब 21 मार्च के बाद, जैसे जैसे 21 मार्च होगा आज, इसके बाद जो है सूर्य उत्तरायण होने लगेगा, उत्तर की ओर उत्तरायण होने लगेगा। सूर्य जो है उत्तर की तरफ जो है ज्यादा उसकी रोशनी प्राप्त होगी, तो सूर्य उत्तरायण होने लगेगा। जब आज के बाद सूर्य उत्तरायण है तो बेटा उत्तरी गोलार्ध में दिन बढ़ने लगेगा। क्यों? दिन की भाई ज्यादा रोशनी उत्तरी गोलार्ध में मिलेगी, ज्यादा देर तक मिलेगी, तो दिन की अवधि बड़ी होगी, जिससे यहां क्या है, गर्मी का
आगमन हो रहा है। आज देखो कितनी गर्मी है, तो गर्मी का आगमन शुरू हो गया है। अब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे ज्यादा होगी। मतलब आप जब 21 जून की अवस्था उसमें आएंगे तो यहां जो है सबसे ज्यादा, मतलब जो दिन सबसे बड़ा दिन होगा, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि ज्यादा देर तक यहां रोशनी मिलेगी। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु, वहां मस्त ठंडी है। तो 21 जून के पश्चात 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होगा। जब 21 जून से फिर सितंबर की ओर चलेंगे ना, तो धीरे धीरे जो सूर्य है 23 सितंबर तक सूर्य जो है अगेन विषुवत रेखा के उन्मुख, उसके सामने, विषुवत रेखा के सामने होगा। और इसी के चलते धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? गर्मी कम होने लगेगी। भाई उत्तरी गोलार्ध में क्या है? गर्मी कम होने लगेगी। और ठंडी क्या है? ठंडी धीरे धीरे आएगी। फिर आता है 22 दिसंबर की कंडीशन या 22 दिसंबर की स्थिति। ध्यान से सुन लो, परेशान नहीं होना है, बहुत डिटेल में हो रहा है ताकि आप जो है किसी प्रकार से डाउट ना करो। इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। देखो जो मकर रेखा है, ये यहां पर सूर्य क्या है? लंबवत है। मतलब सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा, भाई लंबवत है तो देर तक प्राप्त होगी। तो इस वजह से यहां इसको हम जो है क्या कहते हैं? शीत अयनांत, विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। अब इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे लंबी, रात की अवधि छोटी। सूर्य के दक्षिणायन होने से, भाई सूर्य दक्षिणायन, दक्षिणी गोलार्ध में उन्मुख होने की जो है प्रक्रिया 23 सितंबर के बाद शुरू हो जाती है। जैसे 23 सितंबर होगा, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होने लगेंगी। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में ठीक अपोजिट कंडीशन देखने को मिलेगी। 22 दिसंबर के बाद 21 मार्च तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होने लगेगा। और दक्षिणी गोलार्ध में धीरे धीरे जो दक्षिणी गोलार्ध है, तो यहां पर जो है ग्रीष्म ऋतु की क्या होगी? समाप्ति हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति हो जाती है। बात आती है 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दोनों ही स्थितियों में सूर्य आप देखोगे जो विषुवत रेखा पर लंबवत है, जो इक्वेटर है इस कंडीशन में एकदम लंबवत है, और यहां पे सूर्य एकदम लंबवत है। तो इस समय समस्त अक्षांशों का आधा भाग, लगभग सारे अक्षांशों का आधा भाग सूर्य का प्रकाश क्या है? प्राप्त करेगा। और हर जगह दिन और रात की अवधि बराबर होगी। तो इस समय दिन और रात की अवधि क्या है? इक्वल रहेगी। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दोनों ही स्थितियों को विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। 21 मार्च की स्थिति को हम इस पे जो है बसंत विषुव कहते हैं, और 23 सितंबर की स्थिति को शरद जो है शरद विषुव कहते हैं। शरद विषुव कहते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहां तक किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। यहां तक किसी प्रकार से किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट, और यहां पर हम फिर जो है मिलेंगे अगले चैप्टर में कल। ठीक है, चलो।